हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, जहां पर आपको मिलती है करियर की लेटेस्ट जानकारी और सारे ही एग्जाम प्रिपरेशन की टिप्स, ट्रिक्स, एग्जाम एनालिसिस और सभी तरह के प्रिपरेटरी वीडियोस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है, वैकेंसी निकली है साल 2025 की, उसके बारे में, और उसके हम एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बिहार पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। आज यानी कि 16 जुलाई का आपका जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसका आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम एनालिसिस से मेरा मतलब है वो सारे ही जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 16 जुलाई के पेपर में आपसे पूछे गए थे, वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ना सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर, उनके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि अगर आगे आने वाले एग्जाम्स में आपका एग्जाम लगा हुआ है और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बेहिजक उसका आंसर दे पाए बिना किसी संकोच के। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 16 जुलाई के आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं। एंड यस गाइस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, इट कॉस्ट यू नथिंग, इट इज फॉर फ्री फ्री फ्री। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि कभी भी कोई भी अपडेट या फिर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम लेकर आए आप मिस ना करो। ठीक है, इतना कर लिया हो तो जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, बिफोर लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाली हूँ हमारे इस बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। सो गाइस, बेसिक्स में कुछ नहीं है, यही है जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल है, विच इज CSBC, उसने ऑर्गेनाइज करा है ये एग्जाम और उसने अनाउंसमेंट किया है एक मैसिव रिक्रूटमेंट जो कि 19,838 कांस्टेबल पोस्ट के लिए निकाला गया है, जो कि बिहार पुलिस की है और बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस की है। रिटन एग्जाम जो कि आपका आज से शुरू ही हो गया है, वो 6 फेज में होगा, जो कि जुलाई 16 से लेके 3 अगस्त तक लगा हुआ है। तो बेजोड़ मेहनत कर दो और लगे रहो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप जानते ही हैं, कैंडिडेट्स को पास करना है 12वीं ग्रेड का इंटरमीडिएट एग्जाम या फिर उसके इक्विवेलेंट होगा तब भी चलेगा। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल की होनी चाहिए। रिलैक्सेशन बिल्कुल है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि हाइट, चेस्ट मेजरमेंट हो गया या एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, ये सब कुछ मैंडेटरी है। तो ये हो गई पेपर से रिलेटेड बातें। ठीक है, मोटा मोटा। अब हम देख लेते हैं वो क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। सो गाइस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था वो था कि हाउ मेनी वुमेन वर अवॉर्डेड द पद्मा अवार्ड इन 2023। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, साल दर साल जब ये पद्मा अवार्ड्स निकाले जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, तो देर इज अ नंबर ऑफ अवॉर्डीज जिनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो गाइस, साल 2023 की अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग अवार्ड दिए गए थे। टोटल ऑफ 106 पद्मा अवार्ड रेसिपिएंट्स रहे थे उस साल। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लो। टोटल कितने रहे थे? टोटल 106 रहे थे, जिसमें से गाइस 6 जो थे वो पद्म विभूषण अवार्डीज थे, 9 जो थे वो पद्म भूषण थे, और उसके अलावा जो 91 टोटल अवार्ड्स थे वो पद्मश्री थे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत जरूरी है। अब बात करें, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि कितने वुमेन को दिया गया है, तो गाइज 9 ऑफ द अवॉर्डीज जो थी दे वर वुमेन। एंड उसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, उन अवॉर्डीज के नाम जो कि यहाँ पर मेंशन है, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। तो कुछ अवॉर्डीज के नाम जैसे कि मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, KM बिरला, सुधा मूर्ति, these are those people who are among those 106 पद्मा अवार्ड रेसिपिएंट्स। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या याद करना है, कितनी फीमेल है? 9, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। टोटल कितने अवार्ड मिले हैं पद्मा के? 106, जिसमें से 6 कितने हैं पद्मा विभूषण, 9 कितने हैं पद्मा भूषण, और 91 जो है वो है पद्मश्री। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन वर द 38th नेशनल गेम्स प्लेड? तो गाइस जो नेशनल गेम्स हैं 38th, ये आपके खेले गए थे 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। सो 28 जनवरी टू 14 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो 2025 के जो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया खेले गए हैं, जिसको हम कॉमनली 38th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इनफॉर्मली उसको हम उत्तराखंड 2025 के जो गेम्स हुए थे उसके नाम से भी जानते हैं। तो ये जो खेले गए थे कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ओके, अगला सवाल जो पूछा गया था कि स्विंग मशीन किसने इन्वेंट करी है? सो गाइस बार्थलेमी थिमोनियर जो है उन्होंने थिमोनियर जो है उन्होंने 1830 में इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क टाइटल्ड भ्रति प्रेमी? तो राजेश माहेश्वरी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। Okay, whose creation is Parimal? So guys, Parimal is a creation by Suryakanta Tripathi Nirala. England opened the first commercial post in America in which year? So England ने सबसे पहला जो commercial post अमेरिका में लेकर आया था वो था आपका जेम्स टाउन वर्जीनिया में, और साल 1607 में। What is the number to report cyber crime? Cyber crime report करने के लिए आपको एक नंबर दिया जाता है which is 1930. मानिक कवचम is dedicated to which deity? स्पेलिंग इसको करेक्ट कर लेना गाइस, DE as in which भगवान, which lord. I'm so sorry. Which देव आप कह सकते हो. So Lord Kartikeya is the correct answer. Okay, how much percentage does Bihar contribute to maize production in the country? So maize production के लिए जो बिहार है at present if we talk, तो बिहार जो है it is the third largest producer of maize in India. ठीक है, third largest producer of maize and contributing about 8% to the Indian maize production, जो कि इंडियन के अगर हम टोटल प्रोडक्शन को देखें तो इट इज 22.26 मिलियन टन्स, जो कि साल 2012 साल 2013 की सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। सो टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 22.26 मिलियन टन, जिसमें कि 8% जो है वो बिहार के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, वेयर वाज कॉप 29 हेल्ड? सो गाइस कॉप 29 जो है ये एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली अ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि बाकू अजरबैजान में हुई थी 11 से 22 नवंबर 2024 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर प्लांट्स फ्लेक्सिबल? सो गाइस प्लांट्स फ्लेक्सिबल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है विच इज कॉलन कायमा। नेक्स्ट इज सिम की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे। गाइस एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोड़ना नहीं। अगर एब्रीविएशन से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना। सो सिम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। Okay, what is the visual distance of a human? So guys, on average, if we talk about the human eye, कि वो कितना देख सकती है? So on average, the human eye can see clearly up to a distance of approximately 2.4 miles, यानी कि 4 किलोमीटर तक एक नॉर्मल इंसान की आंखें देख सकती हैं। However, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो वेदर कंडीशंस हो या फिर ऑब्स्टेकल्स की प्रेजेंस हो या फिर इंडिविजुअल वेरिएशंस भी होते हैं, जो कि विजुअल एक्टिविटी में देखने को मिलते हैं, वो इस रेंज को अफेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट अदर देन दैट, इफ वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल आई, सो इट कैन सी अप टू 2.5 miles, which is 4 kilometers. Okay, Sharda Sinha is related to the stories to no, Sharda Sinha is related to किस चीज से वो related है? So guys, she is a folk singer. Okay, next question, who won time person of the year 2024? So guys, time के द्वारा 2024 में ये जो टाइटल है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024, ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। सो डोनाल्ड ट्रंप इज द करेक्ट आंसर, एंड यस, डोनाल्ड ट्रंप हैज मार्क्ड हिज रिमार्केबल पॉलिटिकल कमबैक दैट ईयर, एंड द रिकॉग्निशन हाइलाइट्स जो हैं जिसने काफी ज्यादा यूएस पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो स्विंग स्टेट्स को फ्लिप करना हो या फिर वोटर्स को एनर्जाइज करना हो। Okay, who destroyed Nalanda University? Guys, Nalanda University is a very important topic. Frequently इससे related questions पूछे जाते हैं, so please mark my words and इसको अच्छे से पढ़ लेना। And if we talk about कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने खत्म किया था, it is बख्तियार खिलजी।
So guys, now because as I just told you कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक important topic है, let me just cover some important topics related to and some important pointers related to नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि आपको definitely help करेगा आपके एग्जाम में. So number one, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है it is nearly 100 kilometers away from पटना. So कहाँ से? पटना से, जिसको आज के समय में हम बिहार इंडिया के नाम से जानते हैं, पटना बिहार, you know. So in ancient times, it used to be referred to as Nalanda, the center of Buddhist learning, spread over an area of 50 acres, जो कि राजगृह भी एक जगह है वहां पर, इन द किंगडम ऑफ मगध. ठीक है, सो मगध की राजधानी आप कह सकते हो, मगध की राजधानी में प्रेजेंट थी. At the peak of its existence, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, it was the biggest Buddhist stronghold in the whole of India. 1193 में ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था किसने? एक इस्लामिक फनेटिक जिसका नाम है बख्तियार खिलजी. ठीक है, उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. उसके बाद the senseless genocide that followed has been recorded in detail. ये सच कुछ इतना कुछ काम का चीज नहीं है, but there is this book, historical book, जिसका नाम है तबाकत ए नसीरी. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, उसने एक आई विटनेस वहां पे जो है उसमें चीजें उसमें मेंशन करी हैं रिलेटेड टू कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वगैरह वगैरह. इसके अलावा जो पर्शियन पोएट ऑथर जिनको हम पर्शियन पोएट ऑथर या हिस्टोरियन भी बोलते हैं, मिनहाज ए सिराज, इन हिज क्रॉनिकल, इन्होंने इस तबाकत ए नसीरी में डिस्क्राइब करा है द राइज ऑफ मुस्लिम रूल के बारे में, बंगाल अप टू 1259. सो इतना कुछ खास नहीं है ये, आई थिंक. ठीक है, तो ये आप स्किप कर सकते हो. उसके अलावा द मिलियंस ऑफ रेयर एंड इनवैल्युएबल बुक्स, स्क्रोल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे burned for months. Okay. Okay, next question. Which river enters Arunachal Pradesh forming U shape? तो U shape बनाते हुए जो आती है वो है आपकी none other than ब्रह्मपुत्र river, जिसको हम सांगपो के नाम से भी जानते हैं. So the ब्रह्मपुत्र river basically takes a U-turn on reaching the नमचा भारवा. ठीक है, तो नमचा भारवा आपको याद कर लेना है. And enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. एंड यहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जानते हैं. एंड इट इज जॉइंड बाय दिबांग, द लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज, ये जो इसकी सहायक नदियां हैं. ठीक है, फिर वहां पर जब वो आसाम में आ जाती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है. अब नमचा बारवा जो है ये एक माउंटेन पीक है टिबेटन हिमालयाज में, जिसकी हाइट है 7,757 मीटर्स. जो सांगपो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यू टर्न लेती है कहाँ से? नमचा बारवा से, और उसके बाद वो इंडिया में आ जाती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू. ठीक है, थ्रू अ गॉर्ज, और यहाँ पर उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, और इट इज जॉइंड बाय दिबांग, जो कि अभी मैंने आपको बताया ही है. जो अंडर कटिंग है डन बाय दिस रिवर, वो होता है आपका 5,500 मीटर से. इसके अलावा गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि त्वालंग जो मिजोरम की रिवर है, नदर्न ईस्टर्न इंडिया का जो है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है टुटटेराई और नागाशी. ये भी आपको याद रखना है. जो सिटी वो एजावी है, इट लाइज इन द ट्वालंग वैली. और जो ब्रह्मपुत्र है वो मेन रिवर है आसाम की, और उसकी कुल 13 ट्रिब्यूटरीज हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेजर रिवर्स ऑफ नागालैंड, तो गाइज उसमें ये कुछ नाम शामिल है, याद कर लेना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सारी ही रिवर्स आपकी नागालैंड की है. दोयांग, दीखू, धनसिरी, तीजू, मिलाक, जू, लैंगलोंग, जुंगकी, लिकिमिरो, लेनिये एंड जूजा. सो ये सारी नागालैंड की रिवर्स हैं. एंड देर आर अदर लेसर नोन रिवर्स इन नागालैंड, जैसे कि मांगलू, सुरंग, इसुरोंग, नानुंग, सुरांग, दिसाई, सुमोक, मेनुंग एक्सेट्रा. सो ये सारे ही नाम, चाहे वो मेजरली नोन हो या फिर लेस नोन हो, ये दोनों ही अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ये रिवर कहाँ की है. Okay, when did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? So he returned on 9th of January 1915. So now let's look at some important topic. The Indian people called Gandhi Mahatma means great soul. ठीक है, महात्मा इसीलिए बुलाते थे उनको.
गांधी स्टडीड लॉ इन लंदन और फिर इंडिया वो आ गए थे 1891 में, उन्होंने प्रैक्टिस करा था आगे फर्दर अपना जो लॉ था वो 1893 में उन्होंने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था लीगल वर्क करने के लिए साउथ अफ्रीका में। आफ्टर ओवर 21 ईयर्स जब वो साउथ अफ्रीका में रहे उसके बाद वो इंडिया आए वापस 9 जनवरी 1950 को 1915 ओके जनवरी 9 1915 को अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ। 9 जनवरी जो है ये एक प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से मुंबई ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ठीक है, 3 दिन बाद ही वॉज ऑनर्ड बाय द पीपल ऑफ बॉम्बे एट अ मैग्निफिसेंट रिसेप्शन इन द पालाटियाल हाउस ऑफ बॉम्बे। ओके, उसके बाद उनको केसरे हिंद के नाम का एक मेडल दिया गया था, गोल्ड मेडल था, जो कि किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट ऑफ 1915 का था। ठीक है, उसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी जो कि उनका पूरा नाम है एम के गांधी, उनके जन्म की बात करें तो ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 और पोरबंदर इंडिया में उनका जन्म हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है महात्मा गांधी से रिलेटेड, याद कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है। Okay, whose story is the reincarnation of Gautam Buddha taken from? So guys, Jataka Tales से लिया गया है। Okay, where was the inauguration of India's first national dolphin research center held? So ये आपका पटना बिहार में हुआ है और सीएम नीतीश कुमार जो है उन्होंने इनॉग्रेट करा है ये एनडीआरसी, जिसका मतलब है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जहां पर एक जगह है जिसको ज्ञान भवन के नाम से जाना जाता है, विच इज द वेरी फर्स्ट इन इंडिया एंड एशिया। और ये जो एनडीआरसी है इट विल सर्व एज अ गैदरिंग पॉइंट फॉर साइंटिस्ट जो कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कंजर्वेशन पर्पसेस के लिए, चाहे वो डॉल्फिन बिहेवियर हो, नेचुरल हैबिटेट हो या फिर ट्रेनिंग फिशरमैन के बारे में हो। सो ये सारी चीजें वहां पर होगी। Okay, in which article of the Constitution is the governor's address mentioned? So guys, it is mentioned in Article 175, जो Indian Constitution का Article 175 है. It talks about the right of the governor to address and to send messages to the House or houses. So it is either Lok Sabha or Rajya Sabha or both of them. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 175, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है वो टॉक करता है अबाउट द राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है इट एम्पावर्स द गवर्नर टू कम्युनिकेट विद द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट ऑल्सो इंश्योर अ चैनल फॉर द एग्जीक्यूटिव टू कन्वे इंपॉर्टेंट मैसेजेस। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नर है वो एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच सेशन, ये भी यहीं पर होता है। And the houses are required to consider any matter the governor addresses to send or sends as a message। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 175 में मेंशन है। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो गाइस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 और फिर 26 सॉरी और फिर 26 जनवरी 1950 को वो इट केम इनटू इफेक्ट, लाइक रियल वर्ल्ड में फिर वो आ गया था, लॉन्च कर दिया गया था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो कि इट एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर, ड्यूटीज एक्सेट्रा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा लिखा हुआ कुछ ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल वाला चीज है। इट बेसिकली डिक्लेयर्स कि इंडिया जो है ये एक सॉवरेन सोशलिस्ट सिक्योलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, अश्योर करती है अपने सिटीजन्स का जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और एंडेवर करती है कि वो फ्रैटर्निटी को प्रमोट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो 7th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें 3 लिस्ट मौजूद है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी मेड थ्रू अ प्रोसेस, जो कि आपके आर्टिकल 368 में गिवन है। एंड जो यूनियन लिस्ट है इट हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द नेशन।
Okay, guys, next question is who took the second step on the moon? So, guys, as we all know, the first step is taken by Neil Armstrong. लेकिन second step किसने लिया वो भी जानना बेहद जरूरी है, ठीक है? We mostly don't talk about the second step person. We always talk about the first step person कि पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. क्या आपको सच में पता है कि दूसरा कदम किसने रखा था? So that's what the question about. So, guys, जो second step है मून पे रखने वाले हैं वो हैं बज एल्ड्रिन, ठीक है? So Buzz Aldrin is the correct answer. He was the second person to land on the moon. जो Buzz Aldrin है, he followed Armstrong 19 minutes later after he landed on the moon surface. They became the first people to land on the moon and walk this lunar surface. ओके इसी के साथ साथ क्योंकि अब हम बात ही कर रहे हैं अंतरिक्ष की, मून की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर रिलेटेड एंड इम्पोर्टेंट, तो लेट मी जस्ट टेल यू थिंग्स रिलेटेड टू देम, जिसमें यूरी गागरिन जी का नाम आता है. सो गाइस, जो यूरी गागरिन है सोवियत यूनियन के, ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इनटू आउटर स्पेस, ठीक है? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है. जब उनका वॉस्टॉक स्पेसक्राफ्ट ने कंप्लीट करा था एक पूरा ऑर्बिट अर्थ का 12 ऑफ अप्रैल 1961 को, ये डेट याद रखना, ठीक है? उनकी जो फ्लाइट थी वो 12 अप्रैल 1961 को 108 मिनट के साथ सर्कल किया था उन्होंने अर्थ का फॉर अ लिटिल मोर देन वन ऑर्बिट, ठीक है? एक ऑर्बिट और उससे थोड़ा सा ज्यादा. जो यूरी गागरिन है उनकी जो फ्लाइट है, इट केम एट अ टाइम जब यूनाइटेड स्टेट्स और जो सोवियत यूनियन है, दे वर कंपेटिंग फॉर टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी कि कौन आगे है इन अ स्पेस ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने पहला कदम रखा था. सो गाइस, 20 जुलाई 1969 वाज द डेट जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन जिन्होंने मून पे पहला कदम रखा. उनके साथ साथ एल्ड्रिन ने भी वॉक करा था वहां पर कम से कम 3 घंटे के लिए. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उन्होंने मून की डर्ट को उठाया था, रॉक्स जो थे वहां पे वो भी उठाया था और फिर उनको स्टडी करा था वहां के ओरिजिन ऑफ द मून पे. उसके बाद उन्होंने एक प्लेक मून पर छोड़ दिया था. जो प्लेक है वो बोलता है कि हियर मैन फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 एडी एंड वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड. ये इस तरह का उन्होंने प्लेक मून पर छोड़ दिया था. उसके बाद अब हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स की. सो गाइस, जो सुनीता लिन विलियम्स हैं वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं. वो एक्सपेडिशन 14 एंड एक्सपेडिशन 15 जो नासा का है उसकी मेंबर हैं. जो सुनीता विलियम्स हैं उन्होंने टोटल 322 दिन स्पेंड करे हैं 2 मिशन के लिए स्पेस में. एक्सक्यूज मी. इसके अलावा हम बात करते हैं राकेश शर्मा की. सो गाइस, जो राकेश शर्मा हैं, ही इज एन इंडियन एयरफोर्स पायलट एंड कॉस्मोनॉट और वो फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिसने स्पेस में वॉक किया था. सो ही इज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन इन स्पेस. ओके, हु यूज द टर्म डिवीजन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया? सो गाइस, इन इंडिया, ठीक है, क्वेश्चन देखो, डिवीजन ऑफ लेबरर्स जो टर्म है ना वो फॉरेन में भी दिया गया है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट इन इंडिया तो इन इंडिया इट इज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यानी कि B.R. अंबेडकर हो, जो कि एक एमिनेंट स्कॉलर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट रहे हैं. सो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो हैं, वाइल क्रिटिसाइजिंग द कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी जो कि इंडिया में स्टार्ट हुआ था, उन B.R. अंबेडकर ने ही ये नारा लगाया, आप कह सकते हो, या फिर इस टर्मिनोलॉजी को दिया कि देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर बट अ डिविजन ऑफ वर्कर्स. सो डिविजन ऑफ लेबरर्स नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से. Okay, next question. Who was the first person from India to go to the space station? So, the very first Indian who went to the space station in 1982, so it was Rakesh Sharma, who was chosen for a historic joint venture under the Soviet Intercosmos program on behalf of the Indian Space Research Organization, which is ISRO, and Soviet agencies also. तो ये जो राकेश शर्मा जी हैं उन्होंने April 3rd 1984 को ब्लास्ट ऑफ करा था स्पेस में. अबोर्ड सोयूज T11 में वो गए थे फ्रॉम बाइकोनर कॉस्मोड्रोम जो कि कजाकिस्तान में है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द क्रिएटर ऑफ आनंद मठ? तो गाइस, जो आनंद मठ है ये एक बंगाली हिस्टोरिकल नॉवल है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है एंड ये 1882 में पब्लिश हुआ था.
और ये इंस्पायर है, और इसमें जो आपको बैकग्राउंड मिलेगा वो आपको सन्यासी रेबेलियन और ग्रेट बंगाल फमाइन जो 1770 का हुआ था उसका बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जेएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 16 जुलाई के आपके बिहार पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आयरलैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स और एग्जाम की प्रिपरेशन टिप्स मिलती रहती हैं। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट कर देना, वी विल कम बैक टू यू वेरी सून।